So very good morning students. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So class, in the previous lectures we have discussed about the discovery of electron and proton. Okay. After the discovery of electron and protons, the thing comes कि एटम का साइज तो ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो सब पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर सेटल्ड हैं, वो उस एटम के अंदर कहाँ सिचुएटेड है. ठीक है. सपोज दिस इज अ एटम, तो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर हैं, इस कॉन्सेप्ट की बात आई. ठीक है. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, then there was a scientist named J.J. Thomson. He has given one theory which is known as the apple pie, ठीक है, pudding model. ठीक है. Many of the scientists have given the theory of an atom. जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी इन एन एटम कहाँ सिचुएटेड होंगे, इसकी थ्योरी बहुत सारे जो साइंटिस्ट ने दी. ठीक है. उनमें से एक थे J.J. थॉमसन. उन्होंने कहा किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे दे विल बी सिचुएटेड और सेटल्ड एज एप्पल पाई पुडिंग मॉडल. एंड व्हाट वाज द मॉडल? मॉडल क्या था? इट स्टेट्स दैट कि जैसे किसी पुडिंग में, एप्पल पाई पुडिंग में एप्पल की सिचुएशन होती है, जैसे एप्पल सेटल्ड होते हैं, है ना, वैसे ही उस एटम के अंदर सपोज दैट कि अगर ये हमारा क्या है, पुडिंग का पूरा, ठीक है, बाउल है, तो इस पुडिंग में आपका जो एप्पल्स हैं, ठीक है, इसको उन्होंने बताया कि जैसे आपका पुडिंग में एप्पल्स होते हैं वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव पार्टिकल्स जो है वो सिचुएटेड रहते हैं. ठीक है. एंड दिस पार्ट जो आपका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये आपका क्या है, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट और विच इज नोन एज द प्रोटॉन. ठीक. ये कॉन्सेप्ट दिया था J.J. थॉमसन ने. इसको एक और तरीके से समझा जाता है. जैसे आप जानते हो कि वाटरमेलन, अगर आप वाटरमेलन को कट कर दोगे तो पार्ट यू सी जो आप देखते हैं उसमें जो रेड पार्ट है, रेडिश पार्ट जो आपका रेड पार्ट आता है तरबूज में या आपका वाटरमेलन में, उन्होंने कहा कि ये क्या है, आपका प्रोटॉन है. उन्होंने क्या कहा कि ये प्रोटॉन है. एंड द ब्लैकिश पार्ट जो ब्लैक ब्लैक उसके क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. दे आर इलेक्ट्रॉन. मीन्स टू से दैट कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द एटम, वो एम्बेडेड रहते हैं यहाँ पे, और ये जो पूरा पार्ट है दैट इज प्रोटॉन. ठीक है. दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ J.J. थॉमसन, जो आपका एप्पल पाई पुडिंग मॉडल आप पढ़ते हैं. ठीक है. ओके. नाउ द कांसेप्ट ऑफ द न्यूट्रॉन है. इसके न्यूट्रॉन की बात करता हूं मैं. जब मासेस की बात हो रहेगी, मासेस की खोज हो रही, तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी मैं समझा दूं आपको. एज यू नो, न्यूट्रॉन की बात समझ लीजिएगा थोड़ा सा. ठीक है. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेसिकली किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी. किसने की थी? जेम्स चैडविक. देखिए, एलिमेंट के अंदर अगर एटम के अंदर जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से आपने पता किए? वो आपने क्या पता किया? कैथोड और एनोड के एनालिसिस से यू हैव फाइंड आउट कि उसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो जो मास होगा उस पूरे एटम का, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो डिपेंडेंट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर. बट ड्यू टू द नेग्लिजिबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास है इट इज अबाउट, जैसे मैंने आपको बताया था, 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो लगभग हाइड्रोजन एटम के 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन होता है. इसका मास इलेक्ट्रॉन का. तो इसका मास इतना ज्यादा कम है कि उसको हम नेग्लिजिबल या ना के बराबर मान लेते हैं. ठीक है. इसका मतलब कि जो मास ऑफ आपका अभी कॉन्सेप्ट अपडेट हो रहा है कि किसी भी एटम के अंदर दो चीज पाई जाती है भाई, और वो क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. पहले आपने कह दिया भाई इलेक्ट्रॉन का मास ही नेग्लिजिबल है, तो मास टोटल डिपेंडेंसी किस पे आ गई? प्रोटॉन पे. चलिए, ये थ्योरी हाइड्रोजन तक तो ठीक थी,
हाइड्रोजन का जैसे कि आप जानते हो कि हाइड्रोजन की मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एंड द मास ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो 1। ठीक है, तो आपने कहा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका मास जो है नेग्लिजिबल है, तो डिपेंडेंसी किस पे होगी, प्रोटॉन पे। एक प्रोटॉन था उसके अंदर, ठीक है, देन मास वाज आल्सो 1। तो ये बात यहां तक तो ठीक थी, लेकिन जैसे हमने अदर एलिमेंट्स जैसे खोजे गए तो उसके मासेस को हमने कंपेयर किया तो देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, तो इस डिस्कशन के ऊपर जब फॉलो अप हुआ तो जेम्स चैडविक ने कहा देयर इज वन मोर सबएटॉमिक पार्टिकल व्हिच इज नोन एज न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर आपका टोटल मास डिपेंडेंट होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है इन द असेंबली ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इन द असेंबली ऑफ न्यूक्लियस। और दूसरी चीज क्या है कि इसका जो चार्ज होगा दैट विल बी आल्सो नेग्लिजिबल, तभी तो दोनों की बैलेंसी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपने पहले बता दिया कि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अगर वो दोनों बराबर नहीं होंगे और एक भी बैलेंस नहीं होंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन जो भी एटम होगा वो कैसा होगा, चार्ज हो जाएगा। तो प्रोटॉन आपने पॉजिटिव बता दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बता दिया, दो पार्टिकल्स आपने वो है। तीसरा पार्टिकल भी अगर कोई चार्ज कैरी करेगा तो ये दोनों क्या करेंगे, ये क्या कर लेगा, वो एटम जो होगा चार्ज हो जाएगा। सो आपका चार्ज एटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है, तो दैट मींस कि न्यूट्रॉन क्या था आपका, दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस थियरी हैज केम कि न्यूट्रॉन आपका क्या है, नेग्लिजिबल है इन इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट था और इससे क्या हुआ, न्यूट्रॉन की खोज हुई बाय जेम्स चैडविक। अच्छा, दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन अराइज्ड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसके पहले, इस कॉन्सेप्ट को आने से पहले न्यूक्लियस की खोज हुई थी, और वो न्यूक्लियस की खोज में सबसे बड़ा जो योगदान था दैट वाज बाय मिस्टर रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट ही हैव कंक्लूडेड सम कॉन्सेप्ट्स, और उसके बेसिस पे ही न्यूक्लियस की खोज हुई। ठीक है, चलिए उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। What was that concept? Basically, what he has done, उन्होंने एक एटम लिया गोल्ड फॉइल, है ना, गोल्ड फॉइल या गोल्ड का एक एटम लिया है ना, और उसके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स या हीलियम की या अल्फा रेज की बॉम्बार्डिंग कराई, किसकी, ठीक है, और अल्फा रेज की। इन्होंने एटम लिया, गोल्ड फॉइल लिया, है ना, और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग कराई उसकी पॉजिटिव रेज की। देन आप देखना क्या होगा, ही ऑब्जर्व्स कि जो कुछ एटम्स की जो रेस थी वो स्ट्रेट अवे निकल गई। ठीक है, वो स्ट्रेट अवे उसको आर पार करके निकल गई, और कुछ ऐसी रेस थी that has been deflected from its position, जो अपनी जो उनकी जो नॉर्मल जो कंडीशन थी उससे वो थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गई, है ना। और रेयर ऑफ रेयरेस्ट, लगभग 20,000 में से एक ऐसी भी रे थी जो वापस जा करके उसी डायरेक्शन में घूम गई। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा कंक्लूजन देने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूड करना स्टार्ट किया, दैट आई एम रीडिंग। ठीक है, जरा मैं पढ़ता हूं, देखिएगा। द एटम्स कंटेन अ लार्ज एम्प्टी स्पेस। देखो, जो रे सीधी सीधी चली गई, इसने बताया कि उस पूरे एटम में बहुत सारा ऐसा स्पेस है जो खाली है, एम्प्टी स्पेस है। सो दैट्स व्हाई दीस पॉजिटिव रेज आर जस्ट पासिंग थ्रू इट या पेनिट्रेट करके बाहर निकल जा रही है, बिकॉज देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्पेस इन एन एटम। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट देखिएगा, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज मास। यहां सेंटर में जरूर कुछ ऐसा है जो बहुत ही हाईली पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई उसके कॉर्नर से जाके कुछ चीजें क्या हो जाए, कुछ रेस डिफ्लेक्टेड हो जा रही हैं। ठीक है ना, देयर इज समथिंग इन द बिटवीन ऑफ द एटम, जिसकी वजह से डिफ्लेक्सिबल जो आपका वो है कॉर्नर से डिफ्लेक्टेड हो जा रही है। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट ये भी आपका है कि रेयर ऑफ रेज 1/20,000 जो रेज है उसमें से एक क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो जा रही है। दैट शोज दैट कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव जो कि क्या है, सेंटर कोर में है या न्यूक्लियस में। और ये कंपैरिजन वाइज पूरे एटम के साइज में इट इज वेरी स्मॉल आल्सो, बिकॉज मेनी रेज वर देयर व्हिच वर पासिंग थ्रू और पेनिट्रेटिंग थ्रू द एटम। वो पूरे एटम से क्या हो रही, आर पार निकल जा रही थी।
ठीक है, तो इसका साइज भी न्यूक्लियस का जो है, हाँ दैट इज नेक्स्ट टाइम आपका इसका जो बताया गया इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कंसेप्ट दिया गया कि देयर इज सम पॉजिटिव असेंबलेंस ऑफ सम सब पार्टिकल्स, और वो पॉजिटिव पार्टिकल होता है तो एक एटम में क्या है, प्रोटॉन है, और ये कहाँ मौजूद होगा, उसके सेंट्रल कोर पे। मींस इस पूरे एटम के न्यूक्लियस में या सेंट्रल कोर में कुछ पॉजिटिव सरारों, कुछ पॉजिटिव क्या है, प्रोटॉन्स है, और इसी के ऊपर पूरा का पूरा एटम का मास डिपेंडेंट है। इसका मतलब इसके अंदर एक और चीज है, वो क्या है, न्यूट्रॉन। दैट मींस कि एटॉमिक मास अगर डिपेंडेंट है तो उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो हमने कहा न्यूक्लियस इज द असेंबलेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज आई हैव टोल्ड यू कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस का साइज के कंपैरिजन बहुत छोटा है। The electrons revolve around the nucleus at large distances from each other and form the nucleus. An atom as a whole is electrically neutral because the total positive charge. As I told you कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अदरवाइज एटम क्या होगा, उसके अंदर चार्ज होगा, और चार्ज होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, so this was the concept which has given the result of डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। अब इनकी कमियां क्या थी, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया आफ्टर दिस, इनकी कमियां क्या निकल के आती हैं। इन्होंने सबसे पहली बात इस मॉडल में एक चीज बताई कि तीन सबएटॉमिक पार्टिकल तो हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस कंसेप्ट के हिसाब से उन्होंने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो असेंबलेंस ऑफ न्यूक्लियस हो गए, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों तरफ हैं और चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। बट जैसी कंडीशन आपकी किसकी होती है, जैसे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जैसे सन, सूरज आपका सेंट्रल कोर की तरह एज ए न्यूक्लियस वर्क कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो उसकी तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो आपका है क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस वाज द कांसेप्ट गिवन बाय सर रदरफोर्ड। अब इस कॉन्सेप्ट में गलती क्या है, इसको थोड़ा जनरल तरीके से समझिएगा। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक सर्कुलर पैथ पे है तो आफ्टर सम टाइम्स उसकी जो एनर्जी लॉस होगी, और उस एनर्जी लॉस प्लस इस पॉजिटिव और उस नेगेटिव चार्ज के बीच का जो अट्रैक्शन है वो उसको इस कंडीशन पे पहुंचा देगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके डिसॉल्व हो जाए। भाई एक बात बताइए, अगर वो उसके चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगा रहा है जैसे कैसे क्या सोलर सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते एक कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में पहुंचेगा कि वो न्यूक्लियस में जाके जंप कर देगा, क्योंकि वो नेगेटिव वो पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स पुल होगी और वो उसके अंदर मूव ऑन कर जाएगा, है ना। तो दिस वाज द रदरफोर्ड्स ड्रॉबैक व्हिच स्टेट्स दैट the comparison of the electron with the planet in the solar system is the main drawback of Rutherford's atomic model. According to the classical laws of mechanics and electrodynamics, if an electrically charged particle is in motion, it inevitably radiates energy and after some time it will die in the nucleus. Okay. After this concept, Bohr has given the atomic theory and उन्होंने थोड़ा सा इसी को मॉड्यूलेट किया बस। ठीक है, थियरी वाज सिमिलर, बस इसमें थोड़ा सा मॉड्यूलेशन किया। इन्होंने कहा इट इज द एनसेम्बलेंस, ये न्यूक्लियस अभी भी है और सर्कल में चक्कर भी लगा रहा है, ठीक है, बट उसका एक फिक्स पैथ है और वो क्या कर रहा है, उसकी एक एनर्जी लेवल है जो फिक्स्ड है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते जरा। मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस आर कन्फाइंड टू सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स व्हिच इज नोन एज द सेल्स। ये जो वो है एनर्जी लेवल्स हैं, ये फिक्स्ड हैं, इनकी हर एक पर्टिकुलर सेल की एनर्जी लेवल फिक्स्ड है, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। While it is revolving around the nucleus in an orbit, an electron neither loses or gain energy। और ये मूवमेंट जब कर रहे हैं तो ना ही आपका क्या होता है, ना ही एनर्जी लॉस होती है ना ही गेन होती है। An electron revolving in a particular orbit on gaining a certain amount of energy jumps to the next orbit and vice versa। At same way, अगर उसको ज्यादा एनर्जी दे दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में जंप भी कर जाते हैं। इसी की वजह से बॉन्डिंग पॉसिबल होती है और कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं। जब एनर्जी एक्स्ट्रा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, या जंप करते हैं या एंटर करते हैं। ठीक है, दिस वाज द कांसेप्ट गिवन बाय नील्स बोर। नेक्स्ट है, अब आप समझिएगा, अब ये बात आने के बाद द थिंग कम्स की सर किस सेल में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको कैसे समझें। तो नील्स बोर हैज
given this concept, or according to this concept, he said that there is a formula which is known as a 2n square for a particular shell. किसी एक पर्टिकुलर शेल के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये आपने बताया किसने, नील बोर्ड ने, बाय दिस फॉर्मूला। मतलब कि जैसे कि अगर आप फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं तो 2 into 1 का स्क्वायर मींस फर्स्ट सेल मतलब n मतलब 1 2। नेक्स्ट अगर आप सेकंड सेल की बात कर रहे हैं तो 2 to the 4 to the 8, ठीक है। आप थर्ड सेल की बात कर रहे हैं 2 into 3 का स्क्वायर में 3 to the 9 9 to the 18। नेक्स्ट अगर आप फोर्थ सेल की बात कर रहे हैं 4 to the 4 for the 16 to the 32 as shown on। तो किसी भी पर्टिकुलर सेल में पहले तो उन्होंने नाम दिया प्राइमरी सेल के एल एम एन एस शो ऑन, ठीक है। उन सेल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट दिया गया किससे, इस फॉर्मूले से। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है जो ये कहता है कि कोई भी सेल में नेक्स्ट, जैसे थर्ड सेल की बात करता हूं, यहां समझिएगा थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की जब आप भरते हो या सेल्स में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 18 तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक उसकी नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना भरे, ठीक है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए कैल्शियम का, तो कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसका होता है 20 होता है ना 20। तो अकॉर्डिंग टू दिस 2 पहले सेल में, सेकंड सेल में 8 2 8 10 हो गया, और यहाँ 10 होना चाहिए, थर्ड सेल में आपका 10 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि कैपेसिटी तो 18 की है। लेकिन इन्होंने जो कहा, इन्होंने कहा कि थर्ड सेल में पहले 8 भरो और बाकी इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में भरो, ठीक है। और जब ये फिल हो जाए 8 में, 8 इसमें फिल हो जाए, तब प्रीवियस सेल में आना और उसको फिल करने स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था नील्स बोर के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं बता दिया आपको। चलिए ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जस्ट आप इस टॉपिक से एक बार फिर से इसको रिवाइज करिए, एंड लाइव सेशन में हम लोग फिर से इस टॉपिक में किसी के जो डाउट्स हैं दैट वी विल डिस्कस इन द लाइव सेशन। तो प्लीज गो थ्रू विद दिस वीडियो। इफ यू हैव अ डाउट प्लीज आस्क इन द ग्रुप, और आप प्लीज अपने डाउट्स को एक दिन पहले जरूर आप लाइव सेशन के लिए भेज दिया करिए, सो दैट कि मैं उससे वर्क कर पाऊं, बिकॉज बहुत से बच्चे क्वेश्चंस भेज नहीं पाते और क्लास ओवर हो जाती है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। सो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस जरूर भेज दिया करिए। Thank you class for today. Thank you.